चलिए तो ठीक है, जो नई लेक्चर अटेंड कर रहा है उसको थोड़ा बहुत लॉस भी होना चाहिए, बट कोई नहीं, रिकॉर्डिंग मैंने अब ऑफ ऑन कर दिया। तो समझ में आ गया बच्चों, है ना? तो हम क्या करेंगे इसमें कि अपने पास दो इक्वेशन था, एक रूट कॉमन था, तो हमने एक्स स्क्वायर का टर्म्स एलिमिनेट किए, यहाँ से एक्स की वैल्यू किसी इक्वेशन नंबर 2 में रख दिया या 1 में रख दो, एक ही आंसर आएगा। पूरी बी में एक क्यूबिक मिला, वहां से सॉल्व किया, बी का 3 सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, तो अभी तक ये जो दो प्रॉब्लम हमने किया, जैसे ये फर्स्ट प्रॉब्लम में क्या था कि दोनों रूट्स कॉमन थे, है ना? ये दो इक्वेशन थे आपके पास और दोनों रूट्स कॉमन। ठीक है, फिर जो दूसरा इक्वेशन है इसमें क्या था, ये दो इक्वेशन है, इसमें एक रूट कॉमन उसने बोला। अब मान लो कि दो से ज्यादा इक्वेशन है, जैसे यहाँ है नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा भी हो सकता है ना? आ सकते हैं ऐसे प्रॉब्लम आपको, है ना? कि अगर दो से ज्यादा, है ना, मोर देन टू इक्वेशन आपको अगर दे दे, तो क्या उसमें हम अलग से नया कंसेप्ट सीखेंगे? नहीं बच्चों, जो हमने दो इक्वेशन के लिए लगाया ना, वही कंसेप्ट हम तीन इक्वेशंस में भी अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? तो देखो, इट्स बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। आपके पास ये तीन इक्वेशन, एक बार मैं लिखता हूँ। एक है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 2l बराबर 0, एंड दूसरा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 15 बराबर 0। फिर तीसरा है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस 36 बराबर 0। ये तीन इक्वेशन आपके सामने है बच्चों। ठीक है, इक्वेशन 1, 2 एंड 3। ठीक है, अब एक बार पूरा रीड करो कि क्या क्या ये बोलना चाह रहा है ना? एक बार रीड करते हैं जो भी अपने को ये बोलना चाह रहा है। क्या बोला कि इफ द इक्वेशन दिस दिस एंड दिस हैव अ कॉमन रूट, है ना, हैव अ कॉमन पॉजिटिव रूट, इस पर ध्यान देना। ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं इस पर थोड़ा ध्यान दो। इसमें क्या बोला कि अ कॉमन पॉजिटिव, मतलब एक पॉजिटिव रूट है जो कि तीनों में कॉमन है। बाकी रूट पे कमेंट नहीं किया, लेकिन इतना तो बोल दिया कि एक कॉमन रूट है और वो क्या है? पॉजिटिव है। फिर आगे बोल रहा है कि द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, तो आपको ए और बी की वैल्यू क्या होगी? ये होगी या ये होगी या ये होगी, क्या होगी? ठीक है, तो चलिए ट्राई करें। चलो ट्राई करते हैं। तो सबसे पहला चीज हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि मैंने आपको क्या सिखाया था, जो लर्न कराया था, ये कि अगर मैंने तो आपको दो ही मैंने तो आपको दो इक्वेशन के लिए बताया था कि अगर किसी दो इक्वेशंस में कॉमन रूट है तो उसके कॉम्बिनेशन से जो तीसरा इक्वेशन बनेगा उसमें वो रूट अपने आप ट्रांसफर हो जाते हैं। अच्छा, तो मैंने क्या सोचा कि ऐसा भी तो हो सकता है कि इस तीनों का एक कॉमन रूट है, मान लिया वो कॉमन रूट अल्फा है तीनों में, है ना? अल्फा इसका भी, अल्फा इसका भी, अल्फा इसका भी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों के कॉम्बिनेशन से, तीनों इक्वेशन के कॉम्बिनेशन से, है ना, जो नया इक्वेशन बनेगा, ध्यान दो, इस तीनों इक्वेशन के कॉम्बिनेशन से जो नया इक्वेशन, मान लो इक्वेशन नंबर 4 बना, तो क्या होगा उस इक्वेशन नंबर 4 में? ये जो कॉमन रूट अल्फा है ना, अपने आप ट्रांसफर हो जाएगी। समझ में आया ना? तो यही कंसेप्ट जो हमने दो इक्वेशन पे लगाया था, सिमिलर कंसेप्ट, कुछ नया नहीं है, उसी का एक्सटेंशन है। इसको हम यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर बोल दिया इसने कि एक कॉमन रूट तो है ही है बच्चों। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से तीनों के कॉम्बिनेशन से एक नया इक्वेशन बनाते हैं और उस नए इक्वेशन में अपने आप वो कॉमन रूट ट्रांसफर हो जाएगा, वहां से हम देख लेंगे क्या आंसर आ रहा है। चलिए, तो अब क्वेश्चन उठता है कि सर कॉम्बिनेशन कैसा ले? तो एक बच्चा बोलता है कि सर आपने बोला था कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कैंसिल करो, तो मुझे तो तीनों का कॉम्बिनेशन लेना है। तो अगर मैं तीनों का कॉम्बिनेशन लूंगा यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो ऐसे नॉर्मली कैंसिल तो हो जाएगा, कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा। जैसे क्या करना होगा, इस दोनों को ऐड करो, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दो। लेकिन क्या यहाँ पर एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट अगर मैं कैंसिल कर भी देता हूँ तो उससे क्या होगा, ए और बी में आपका सारा एक्स आ जाएगा। फिर उसको आपको किसी इक्वेशन में पुट करना होगा, फिर वहां से वैल्यू निकालनी पड़ेगी, है ना? तो लिटिल बिट क्या हो जाएगा, वो लिटिल बिट आपके लिए वो टफनेस दिखना शुरू होगा, है ना? तो उससे अच्छा क्या है कि हम ऐसा करते हैं ना कि ए और बी की वैल्यू निकालना है, तो हम ऐसा करते हैं कि ए और बी को ही यहाँ पे एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं, है ना? हम चाहते हैं कि इस तीनों इक्वेशन से यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी और यहाँ पे ए प्लस बी,
तो कुछ ऐसा तीनों इक्वेशन में कॉम्बिनेशन करे सो दैट ए और बी पिक्चर से गायब हो जाए, सिर्फ एक्स और कांस्टेंट बचेगा, वहां से एक्स निकाल लेंगे। तो एक्स जो भी आएगा उसमें जो पॉजिटिव वाला होगा वही कॉमन रूट हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो हमने क्या किया कि यहाँ पर a प्लस बी है और यहाँ a है, तो हमने इस दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया और इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया उसमें से। तो हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, इक्वेशन 1 प्लस 2, इसमें से थर्ड वाला इक्वेशन जो है उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो इक्वेशन 1 और 2 में से तीसरा इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो पहले तो 1 और 2 को ऐड करो तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर कितना होगा भाई, बोलो 2x², और 2x² में से x² चला जाएगा तो बचेगा क्या, x² बचेगा। समझ में आ रहा नहीं, इस दोनों को ऐड करना है। फिर यहाँ x वाले को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी इंटू एक्स, और यहाँ भी क्या है a प्लस बी इंटू एक्स, तो वो कैंसिल हो जाएगा। चलिए उसको लिखने की जरूरत नहीं, कांस्टेंट पार्ट है तो 12 और 15 है, तो इस दोनों को ऐड करो कितना आ जाएगा 27। 27 में से 36 को माइनस करना है ना, तो 27 माइनस 36 कितना आएगा भाई, तो माइनस का 9 आ जाएगा, चेक करो है ना। तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 9, दिस इज इक्वल्स टू 0। तो मुझे तो x चाहिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x² बराबर 9 होगा, तो x बराबर आपका हो जाएगा प्लस माइनस 3, है ना। तो x की यहाँ से दो वैल्यू आई, मतलब x की वैल्यू 3 है और x की वैल्यू माइनस। उसने क्या बोल दिया कि देखो दो x की दो वैल्यू आई, तो ये भी कॉमन हो सकती है, ये भी कॉमन हो सकती है, लेकिन उसने क्या बोला कि दिस हैव अ कॉमन पॉजिटिव रूट, मतलब पॉजिटिव वाला लेना है। तो ये तो -3 वाला क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो यानी कि x इज इक्वल्स टू 3 जो होगा बच्चा, वो इस तीनों का एक कॉमन पॉजिटिव रूट है। आप चाहो तो चेक कर लो, चेक कैसे करोगे, आप इस 3 को यहां भी पुट करो, यहां भी पुट करो, यहां भी पुट करो, देखना तीनों को सेटिस्फाई करेगा, अगर a और b आपको पता है तो मुझे तो a और b ही निकालना है। तो मुझे तो पता चल गया कि x इज इक्वल्स टू 3 जो है इस तीनों का एक कॉमन रूट है। तो अब हम क्या करेंगे, इस 3 को पुट करना शुरू करते हैं। तो इक्वेशन 1 में पहले पुट करें, चलिए। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में एक रूट तो पता चली गया 3, इक्वेशन 1 क्या है, x² ax प्लस 12, तो क्या हो जाएगा बच्चे, x² प्लस ax प्लस 12 बराबर 0। आपको पता है कि x इज इक्वल्स टू 3, इसका एक कॉमन पॉजिटिव रूट है, तो 3 को पुट कर दिया तो क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस a इंटू 3 प्लस 12 बराबर 0। सॉल्व करो भाई, 9 प्लस 3a प्लस 12 बराबर 0। तो क्या आ जाएगा, 12 और 9 कितने हो गए 21, तो 3a बराबर -21, तो a बराबर माइनस का 7। a की वैल्यू आ गई है कि नहीं, तो a की वैल्यू आपको माइनस का 7 मिल गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, चाहो तो b की वैल्यू नहीं भी निकालो, क्योंकि ऑप्शन इसी टाइप से दिया है, a और b की रिस्पेक्टिवली वैल्यू, मतलब ये पहला वाला ही a है, तो ये -5 तो हो नहीं सकता, -8 हो नहीं सकता, इसने बोला नो वैल्यू ऑफ ए एग्जिस्ट, ए की वैल्यू तो एग्जिस्ट कर ही रहा, तो बी आपको निकालने की भी जरूरत नहीं होगी, आप ऑप्शन से ही देख रहे हो कि ए ही आंसर होगा। क्यों, क्योंकि -7 सिर्फ ए में है और ए एग्जिस्ट कर रहा है, तो डी भी नहीं होगा, क्योंकि डी ने क्या बोला, नो वैल्यू ऑफ ए एग्जिस्ट, तो ए तो एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पर -8 था इसलिए कैंसिल हो गया, यहाँ माइनस। तो देखो ऐसे आप थोड़ा बहुत जब भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो और ऑप्शंस वाले एमसीक्यू वाले क्वेश्चन है, इंटीजर्स टाइप है तो उसमें तो ऑप्शन नहीं होते हैं, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस, तो उसमें ऑप्शन होते हैं। तो आप क्या करो, एक बार ऑप्शंस को गो थ्रू कर लो, उससे क्या होगा, आपको बी निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, यहाँ आपको डायरेक्ट पता हो गया कि ए ही आंसर होगा। तुम देखना बी -8 ही आएगा इसका, बोलो तो करके दिखा देता हूँ। आप क्या करो, इक्वेशन 2 में चले जाओ, है ना। इक्वेशन 2 में क्या है, आप x इज इक्वल टू 3 इसको सेटिस्फाई करा दो, तो क्या है x² bx प्लस 15, क्या हो जाएगा, b निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x² bx प्लस 15, है ना, फ्रॉम इक्वेशन 2 बराबर 0। इसको भी x इज इक्वल टू 3, इसका भी कॉमन रूट है तो इसको भी सेटिस्फाई करेगा, तो 3 का स्क्वायर प्लस b इंटू 3 प्लस 15 बराबर 0। तो यहां से क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 3b, तो 3b
बराबर क्या हो जाएगा, 9 और 15 क्या हो जाएगा 24, तो इधर जाएगा तो -24, यहाँ से बी की वैल्यू क्या आ गई -8, है ना। तो आपको दिख गया ए बराबर -7, बी बराबर -7, ठीक है। तो दिस इज योर आंसर। क्लियर हुआ बच्चों, बोलो कोई डाउट है तो। हाँ गुड अरुण, सही आंसर, ए आंसर होगा, है ना। बताए बच्चे, ठीक है। तो आपको अब इस इतने क्वेश्चन करने के बाद कॉमन बुक पर अब आपको फील हो रहा है हमने हर टाइप के क्वेश्चन आपको कराने की कोशिश किया है ना, जितनी पॉसिबिलिटी, इवन जेई एडवांस का भी क्वेश्चन कराया कि ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, है ना। तो अब कुछ नहीं है, अब आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, जो होमवर्क आपको सीट से मिलता है उससे, ठीक है। उसके बाद ये टॉपिक यहीं पर क्लियर होता है, और भी कुछ अगर आपको डाउट्स होगा तो यू कैन आस्क। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, है ना, दूसरे टॉपिक्स पे, जो क्वाड्रेटिक का है। तो अब हमको जरूरत पड़ेगी व्हाइट बोर्ड की, तो लेट्स शेयर व्हाइट बोर्ड, ठीक है। हाँ, तो यहां से आ जाओ बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे, नेक्स्ट आर्टिकल है आपका नेचर ऑफ रूट्स। क्या है, नेचर ऑफ रूट्स, काफी इजी है ना। तुम बोलोगे सर इसमें तो ये तो पहले से ही जानते थे, हाँ कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको पता तो है, लेकिन वो एग्जैक्टली आपको कंसेप्ट वाइज नहीं जानते थे, तो उसको मैं बताऊंगा। बट मोस्टली चीजें जो है ना नेचर ऑफ रूट्स में ये सिंपल है ना, और इतने सिंपल टॉपिक से इवन जेई एडवांस में भी प्रॉब्लम आ रहे थे, वो भी मैं आपको कराऊंगा। तो पहले तो आ जाओ नेचर ऑफ रूट्स का में है क्या क्या। तो हमने क्या पढ़ा अभी तक जो क्वाड्रेटिक्स के बारे में, कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0, है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जहां ए 0 नहीं है और ए बी सी क्या है बच्चों, कांस्टेंट है। तो इतना जैसे ही लिखा तो आपको अंडरस्टूड हो जाना चाहिए कि ये तो एक क्वाड्रेटिक ही है, ठीक है ना। अब इस क्वाड्रेटिक्स पे नेचर ऑफ रूट्स का मतलब क्या है, कि हमको इसके रूट्स का नेचर, कब पॉजिटिव कब नेगेटिव कब रियल कब इमेजिनरी, ये सब चीजें का चर्चा करना है, ठीक है। तो काफी इजी टॉपिक है, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे बच्चों, कि कोई भी क्वाड्रेटिक्स का रूट्स रियल है या इमेजिनरी है, रियल है डिस्टिंक्ट है रियल है इक्वल है, ये सारी चीजें डिपेंड करती है उसके डिस्क्रिमिनेंट, है ना। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या होता है, डी। डी क्या होता है बच्चों, बी स्क्वायर -4ac, है ना। तो आपने पढ़ा भी होगा शायद 10th क्लास में भी और 11th में भी तो पढ़ते ही है ना। तो यहाँ से तीन पॉसिबिलिटी आती है, क्या क्या, लेट सपोज डी की वैल्यू जो बी स्क्वायर -4ac है ना, डी की वैल्यू आपका ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव, 0 भी नहीं पॉजिटिव है ना। जैसे आपने डिस्क्रिमिनेंट चेक किया वो पॉजिटिव आते हैं, ठीक है। अच्छा ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि सर डी पर ही क्यों डिपेंड करता है रूट्स का नेचर। तो अब तुम ऐसे देखो ना, रूट्स निकालने के लिए फॉर्मूला आप क्या क्या यूज करते हो, x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a, यही तो फॉर्मूला यूज करते हो, है? तो यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर क्या है, डी है, इसीलिए डी पर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है, ठीक है। मतलब इन शॉर्ट नेचर ऑफ रूट्स उसी पर डिपेंड करता है। तो हम क्या बोलेंगे कि जो डी है अगर 0 से बड़ा है तो स्क्वायर रूट को क्या हो जाए, स्क्वायर रूट के बारे में बताया था बेसिक मैथड, स्क्वायर रूट को कोई दिक्कत नहीं है ना, स्क्वायर रूट डिफाइन होगा। तो यहां से क्या आ जाएगी, एक्स की दो अलग अलग रियल वैल्यू आ जाएगी, तो हम क्या बोलेंगे इस केस में, है ना, कि रूट्स आर रियल, रियल तो होगा ही, और साथ में ये भी वर्ड यूज करेंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग, है ना। मान लो कि एक रूट अगर x1 है तो दूसरा x2 होगा, ऐसा। मान लो एक रूट 1 है तो दूसरा 3 होगा, तो ये रियल भी है और अलग भी है, ऐसे रूट्स हैं, ठीक है। अच्छा अब एक बच्चा बोला कि सर ठीक है d ग्रेटर देन 0 है, तो ये अगर d इक्वल टू 0 हो जाए तो क्या होगा। अब तुम खुद सोचो ना, अगर d इक्वल टू 0 तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा आपका, ये वाला पार्ट पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि रूट अंडर 0 0 होता है। तो x बराबर क्या आएगा, -b/2, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -b/2। तो b तो फिक्स है, a भी फिक्स है,
तो इसका मतलब कि अब दोनों रूट्स यही हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, रियल तो आएंगे लेकिन इक्वल हो जाएगा, है कि नहीं? तो हम क्या बोलेंगे कि अगर d इक्वल टू 0 है तो क्या हो जाएगा, रूट्स आर रियल। देखो इसमें भी रूट्स रियल तो होंगे लेकिन एंड रियल एंड इक्वल हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट नहीं होंगे। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है ना बच्चों, कि अगर d ग्रेटर देन 0 है तब तो रियल एंड डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग होंगे, लेकिन अगर d इक्वल टू 0 है तो फिर रियल एंड इक्वल होंगे। अब तुम बोलोगे सर ठीक है, पॉजिटिव में ये है, जीरो में ये है, नेगेटिव हो जाएगा तो क्या होगा, मतलब d की वैल्यू अगर 0 से छोटी हो जाए तो ये तुम खुद जान सकते हो, अगर d की वैल्यू 0 से छोटी हो जाएगी तो रूट अंडर में क्या आ जाएगा, नेगेटिव नंबर। अब अगर रूट के अंदर कुछ भी नेगेटिव आता है, जैसे -3 अभी देखा था, तो वो हो जाता है इमेजिनरी रूट्स, है ना। तो हम क्या बोलेंगे इस केस में कि रूट्स आर रियल नहीं होते, तो हम क्या बोलेंगे, रूट्स आर नॉट रियल, है ना। सिंपल बोलेंगे रूट्स रियल नहीं होगा, दैट इज, हम ऐसे ब्रैकेट में लिखते हैं क्या होगा, इमेजिनरी होगा। रियल नहीं है तो इमेजिनरी होगा, और क्या होगा। तो ये तीनों पॉइंट समझ में आए, वेरी बेसिक पॉइंट है, तो ज्यादा इसमें हम लोग, है ना, कुछ है भी नहीं। क्लियर है बच्चों, देख लो एक बार। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हाँ कार्स जोशी, आपको कुछ पूछना है? हाँ। सर रूट्स रियल और इरेशनल कब होंगे? अब बच्चे आपका आवाज ब्रेक हो रहा है, थोड़ा जोर से बोलो। सर रूट्स रियल और इरेशनल कब होंगे? रियल एंड इरेशनल। यस सर। हाँ, तो तुम ऐसे देखो ना, देखो यहाँ देख लो ना, इरेशनल मतलब क्या होता है, वैसे उस पर आएंगे अभी, हमने कल भी वैसे आपको 2 नोट्स लिखाया था, वो नोट्स एक्चुअली इसी टॉपिक है, तो मैंने बोला था ना कि जो इमेजिनरी रूट्स आएंगे अगर तो, और ए बी सी रियल है तो वो कंजुगेट पेयर में लाई करते हैं। फिर मैंने ये बोला था कि जो रूट्स होते हैं, है ना, रूट्स वो अगर इरेशनल है, मतलब एक रूट इरेशनल है तो दूसरा रूट उसका जस्ट पेयर होगा अगर एबीसी रेशनल है। अच्छा, तो इस बच्चे ने पूछा कि रूट्स इरेशनल कब होंगे, तो एक एक करके अभी तो हम बस बेसिक बताएं, इरेशनल कब होंगे तुम खुद सोचो। इरेशनल तब होंगे, ध्यान से देखते रहो, इरेशनल का मतलब क्या होता है कि रूट के अंदर कोई भी ऐसे प्राइम नंबर आ, जैसे √2 √3 √7, इस टाइप की चीजें आ जाए, है ना। अब मान लो √4 आएगा तो इरेशनल नहीं होगा, मतलब वो तो 2 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर d की वैल्यू, है ना, अगर क्योंकि रूट के अंदर क्या है, d है ना, चलो ये बच्चा पूछ दिया, वैसे ये आता बाद में बट अभी बता देता हूँ। रूट के अंदर अगर d है, ध्यान से देखो, तो अगर d एक परफेक्ट स्क्वायर अगर हो जाता है, परफेक्ट स्क्वायर इन द सेंस कि मान लो d की वैल्यू 16 हो गई, तो क्या लिखेंगे, बोलो भाई। 16 हो गई तो इसको हम लोग लिख देंगे 4 का स्क्वायर, मतलब 4 हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो कुछ और है, 15 है, तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ, तो ये तो इरेशनल रहेगा, और ये क्या हो जाएगा, रेशनल, है ना। तो इरेशनल लाने के लिए, है ना, अगर ए बी सी, हाँ फिर उसमें भी ए बी सी पर भी डिपेंड करेगा। मान लो ए खुद इरेशनल है तब तो अपने आप इरेशनल हो जाएगा, नीचे इरेशनल नंबर आ जाएगा तो रूट्स इरेशनल ही रहेगा। उस केस में डी को क्या होना पड़ेगा, कि वैसा ही रेशनल होना पड़ेगा जो इसको कैंसिल नहीं कर पाए, डी और बी को, है ना। बट इन शॉर्ट अभी आप ऐसा बोल सकते हो कि अगर ए बी सी रेशनल है, ध्यान दो, अगर ए बी सी रेशनल है और रूट्स को इरेशनल होना है तो फिर डी को परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना पड़ेगा, मतलब कि रूट के अंदर 16 25 9, है ना, इस टाइप की चीजें 36 नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये तो परफेक्ट स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, तो फिर तो इरेशनल रहेगा नहीं, क्योंकि ए बी सी तो रेशनल आपने लिया है, तो अगर ए बी सी रेशनल लिया है तो यहाँ रेशनल यहाँ रेशनल, अब इरेशनल होने के लिए एक ही चीज यही था, और ये भी परफेक्ट स्क्वायर हो गया, तब तो वो इरेशनल हो ही नहीं सकता, वो फिर रेशनल हो जाएगा, ठीक है। और इरेशनल कब होगा, जब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा, ये वाला रूट के अंदर जो है, ठीक है। तो इसके लिए कंडीशन है, चाहो तो अगर जो मैं बोला हूँ लिखने चाहो तो लिख सकते हो, है ना।
कि अगर आप ऐसा लिख सकते हो कि ए बी सी आपका क्या है, रेशनल नंबर। क्या है बच्चे? रेशनल नंबर। ऑफ कोर्स ए जीरो नहीं होगा, रेशनल नंबर है। अब ए बी सी रेशनल नंबर है, तो जब आप रूट्स निकालोगे तो क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2 ये होगा। आपको इसको इरेशनल बनाना है रूट्स को। अब इरेशनल कब होगा, जब इरेशनल नंबर आए एक्स बराबर में। तो ये तो रेशनल है, ये भी रेशनल है, क्योंकि ए बी हमने बोल दिया रेशनल है। इरेशनल लाना, इरेशनल तभी होगा, अब एक ही चॉइस बचा कि इसको इरेशनल होना पड़ेगा, रूट अंडर डी। अब ये इरेशनल कब होगा, तो वो डिपेंड करेगा डी पे, है ना, कि अगर डी की वैल्यू इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो रहा है ना, फॉर एग्जांपल डी बराबर आ गया 2 3 5 7, फिर 9 नहीं होगा, 11 होगा, 13 होगा, 15 होगा, 17 होगा, 19 होगा, है ना, मतलब ऐसे कोई भी प्राइम नंबर समझ ही रहे हो आएगा, तो फिर उसमें क्या हो जाएगा, उसका रूट लोगे तो वो क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा, है ना। इसमें से किसी का भी रूट लो, अगर डी ऐसे है तो क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। अब ये इरेशनल नंबर है, तो आपको ये 10th क्लास से पता, इरेशनल को अगर रेशनल के साथ ऐड करते हैं तो वो इरेशनल ही होता है, और डिवाइड भी करते हैं रेशनल से तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो फिर उस केस में आपका रूट इरेशनल होता है। क्लियर हो? लेकिन ये कंडीशंस वैलिड होना चाहिए, तभी होगा। चलो, ऑलराइट, और कोई डाउट है किसी को? क्लियर हुआ तुम्हारा बच्चे? आकाश जोशी, Yes, sir. ऑलराइट। नाउ चलिए अब प्रैक्टिस करें, या फिर डाउट है तो जल्दी जल्दी पूछो, इसी तरह पूछे, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो भी पूछेंगे हर एक चीज, चाहे टाइम कितना भी लगे, जितना बार पूछना है पूछ सकते हैं। ऑलराइट, तो कुछ पहले आगे बढ़ने से पहले, अभी इसमें और भी आएगा नेचर ऑफ रूट्स में, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा और भी, जो अभी बस ये कंसेप्ट जो हमने पढ़ा है ना, ये जो कि हम 10th क्लास में ही पढ़ लेते हैं, 11th में तो पढ़ते ही है, इस तीनों कंसेप्ट से ही हम कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर सकते हैं। इवन जेई एडवांस के भी क्वेश्चन चाहो तो आप इसी से अटेम्प्ट कर सकते हैं, है कि नहीं? तो फटाफट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, है ना। तो पहले तो सिंपल सिंपल, जैसे पहला क्वेश्चन लिखेंगे भाई, है ना, फटाफट लिखते जाओ, है ना। शेयर नहीं करूंगा क्योंकि शेयर करने में पता नहीं क्या हो जाता है, वर्क ही नहीं करता, तो मैं लिख ही रहा हूँ। देखो, इफ ए बी सी आर नॉन जीरो, है ना, एंड इफ ए बी सी आर नॉन जीरो रियल नंबर्स, है ना, आपको बोल दिया ए बी सी नॉन जीरो रियल नंबर्स, जीरो नहीं है, ठीक है। देन देन कमेंट ऑन द नेचर ऑफ द रूट, आपको कमेंट करना है ना, कमेंट ऑन द, देखो मैं फास्ट लिख रहा हूँ इसलिए हैंड राइटिंग ऐसी हो रही, ठीक है। मैं चाहता हूँ ना क्वेश्चन लिखने में अपना टाइम स्पेंड क्यों करें। देन कमेंट ऑन द नेचर ऑफ रूट्स, है ना, नेचर ऑफ रूट्स पर आपको कमेंट करना है ना। नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ऑफ द इक्वेशन, क्या इक्वेशन दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर 0। अब ये लंबा चौड़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखकर बच्चे को घबराहट होने लगती, सर इतना एक्स स्क्वायर क्या क्या है, ए स्क्वायर, अरे बेवकूफ, तुम उस पर जाओ ही नहीं। अच्छा, कमेंट करना है तो कमेंट कैसे करना है, तो ऑप्शन इसमें मैटर करता है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग करना है, जैसे रियल एंड इक्वल होगा। ट्राई करो आप लोग, आपको पता है रियल एंड इक्वल कब होता है, बस आप लोग ट्राई करें, फिर मैं सॉल्व करूंगा। कॉम्प्लेक्स होगा, कॉम्प्लेक्स का मतलब जानते हो ना, इमेजिनरी, इमेजिनरी होगा। आपको ये भी पता है इमेजिनरी रूट्स कब आएंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा, मतलब अलग अलग होगा, या फिर नॉन ऑफ दिस। चलो बताओ फटाफट, क्वेश्चन समझ में आया? प्रॉब्लम क्या है बच्चों कि ए बी सी उसने बोल दिया नॉन जीरो रियल नंबर है, मतलब जीरो नहीं है लेकिन रियल नंबर है। उसके बाद ये क्वाड्रेटिक है, आपको कमेंट करना है कि इसका जो रूट्स होगा वो रियल इक्वल होगा, कॉम्प्लेक्स मतलब इमेजिनरी होगा, या फिर रियल है। तो आपको पता है तीनों कंडीशन कब क्या होता है, देख लो, है ना। रियल डिस्टिंक्ट कब होता है, रियल इक्वल कब होता है, और इमेजिनरी कब होता है। चलो एक बच्चा का आंसर आ भी गया, लेट मी सी क्या है भाई। चलो गुड, तो आई थिंक दो बच्चे के आंसर आ गए।
चलिए, नहीं एक ही है, पारस जोशी, है ना? ठीक है, और कोई फटाफट बताओ, मैं दे रहा हूं 1 मिनट, आप ट्राई करें। ओके, 2 बच्चे ने आंसर किया है। चलिए, और कोई? ओके, दीपक का कहना ठीक है भाई, दीपक का कहना है कि डी जीरो होगा भाई, डी जीरो होगा, देखते हैं क्या। और लाइट, सो काफी बच्चे का सी आंसर आ रहा है, ठीक है भाई, सी सी क्या है, रियल एंड डिस्टेंस। चलिए, तो काफी बच्चे ने सी आंसर किया है, लेट्स चेक क्या है। तो सबसे पहला वर्क क्या होता है कि रूट चेक करने के लिए आपको डी निकालना होता है ना बच्चे, डी। अब डी क्या होता है, तो डी आपको पता ही है, डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पर सिंस एबीसी में है ना, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उसको कैलकुलेशन गलती कर ले तो उससे नहीं फर्क पड़ता, आपको ये देखना है कि इस बी का मतलब है एक्स का कोफिशिएंट। अब एक्स का कोफिशिएंट क्या है, -2a, तो हम यहाँ पुट करेंगे -2a का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, फिर क्या होगा, -4 इंटू ए का मतलब होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1, तो यहाँ 1 पुट करेंगे। सी का मतलब होता है जो भी कांस्टेंट पार्ट है, तो कांस्टेंट पार्ट में 3 टर्म है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो तीनों पुट करना है आपको बच्चे, तीनों, यू हैव टू पुट 3 टर्म। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, देख लो डी क्या आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा। तो क्या आएगा, -2 मतलब 4 हो जाएगा ए स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर क्या है, -4 है, तो -4 से मल्टीप्लाई करोगे तो -4 ए स्क्वायर आएगा, और इस -4 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो +4b स्क्वायर +4c स्क्वायर। कुछ नहीं, इस वाले टर्म से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहां से यू कैन सी बच्चे कि ये 4a स्क्वायर कैंसिल, क्या बच गया, 4b स्क्वायर 4c स्क्वायर, है ना? तो 4 कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा, b स्क्वायर +c स्क्वायर। अब तुम खुद देखकर बताओ ना कि ये जो वैल्यू आई है, चाहे b और c कोई भी रियल नंबर हो जाए, इसने तो बोल दिया जीरो नहीं हो सकता, तो जीरो तो लेंगे नहीं, क्योंकि जीरो हो सकता है कि बी और सी दोनों जीरो हो जाए, तभी डी जीरो होगा। अरे डी की वैल्यू ये आई ना, डी बराबर क्या आया, 4 इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ तक डी बराबर आया 4 इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और आपको पता है कि जो बी एंड सी, ए भी था, बी एंड सी क्या है, रियल नंबर है, लेकिन जीरो नहीं है, जीरो नहीं ले सकते। तो खुद सोचो डी जीरो कब होगा, डी जीरो तभी होगा जब ये दोनों वैल्यू जीरो होगी, और इसने तो बोल दिया कि बी और सी जीरो ले ही नहीं सकते, तो अगर बी और सी को जीरो नहीं ले सकते तो फिर तो डी जीरो का भी होगा नहीं। अच्छा, इसका मतलब क्या होगा कि डी जो होगा एक रियल नंबर ही आएगा, है ना, डी आपका एक रियल नंबर ही आएगा, और वो कैसा रियल नंबर आएगा, तो पॉजिटिव आएगा। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ 4 है, ये तो पॉजिटिव है, फिर क्या है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो b की वैल्यू आप कोई भी रियल नंबर रखो, पॉजिटिव या नेगेटिव, यहां भी c की वैल्यू कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव रखो, उसका स्क्वायर होगा तो उसको पॉजिटिव बना देगा, है ना? और बीच में क्या है, प्लस, तो दो पॉजिटिव नंबर जब ऐड होंगे तो पॉजिटिव ही रहेगा, उस पॉजिटिव को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। मतलब यहां से पता चल गया कि डी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी बच्चा, डी की वैल्यू जीरो से बड़ी होगी। अब डी की वैल्यू अगर जीरो से बड़ी है तो रूट्स क्या होता है, रियल एंड डिस्टिंक्ट। रूट्स क्या होता है, रियल एंड डिस्टिंक्ट, है ना, मतलब अलग अलग, रियल एंड अनइक्वल भी इसको, तो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ, बोलो इसमें कोई दिक्कत है तो। हाँ दीपक, तुमने क्या किया भाई, देख लो कैलकुलेशन, अगर समझ में आ गया, नहीं कोई डाउट है तो पूछो। चलिए, तो टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे बढ़ते हैं फटाफट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, है ना, इसी पर। इसमें थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री भी है, तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा। तो इफ साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर है साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, क्वेश्चन में
इफ साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर साइन स्क्वायर बीटा है, तो आपको बताना है देन द रूट्स of the equation, then the roots of the equation x square plus 2x cot beta plus 1 बराबर 0 आर ऑलवेज। मतलब इस ये जो क्वाड्रेटिक है, मतलब ये जो इक्वेशन है, इसका रूट्स हमेशा होगा। क्या होगा? ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। इक्वल होगा वाला ऑप्शन, इसके रूट्स है ना, रूट्स आर ऑलवेज वाला ऑप्शन इक्वल होगा। दूसरा ऑप्शन इमेजिनरी होगा। तीसरा ऑप्शन रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा। वही फिर से वही सारे ऑप्शन रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा। चौथा ऑप्शन ग्रेटर देन 1 होगा। चलिए जी बताएंगे फटाफट क्या आ गया, है ना। मैं पहले बोला थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री है इसमें, तो आपको घबराना नहीं है। हम्म, है ना। ये एक रिलेशन दे रखा है, साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा जो है साइन स्क्वायर बीटा के बराबर, और आपको बोल रहा है कि ये क्वाड्रेटिक्स है ना, जिसके रूट्स होंगे क्या क्या होंगे, ये आपको कमेंट करना है। काफी इजी है तो प्रॉब्लम है। अभी जस्ट जो देखो इस टाइप के प्रॉब्लम में कुछ नहीं, जब भी रूट्स पे कमेंट करना है तो आपके सामने एक ही हथियार है, क्या है वो है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट कर लो, मतलब उसका साइन कि पॉजिटिव है नेगेटिव है जीरो है ना। पॉजिटिव में देख लो क्या है, इक्वल है या अनइक्वल है, इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या आ रहा है, सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक है तो डिस्क्रिमिनेंट निकालना शुरू है। चलो निकालो भाई। इसमें थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री आएगा लेकिन थोड़ा बेसिक्स आएगा जो कि आप जानते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट में आएगा सबसे पहले डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी स्क्वायर मतलब बी क्या होता है, बी होता है एक्स का कोफिशिएंट, तो एक्स तो ये है, एक्स को छोड़कर जो बच गया तो क्या बचा, 2 कॉट बीटा बचा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 2 कॉट बीटा का स्क्वायर। समझ में आया क्या? तो ये होगा बी स्क्वायर माइनस 4a, की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 1 ही है। तो यहां से क्या आ जाएगा, सॉल्व करो भाई, डी आ जाएगा आपका 2 2 जा 4, 4 कॉट स्क्वायर बीटा माइनस 4। फिर हमने क्या किया, 4 कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर बीटा माइनस 1। अब इतना आने के बाद बच्चे रुक जाते हैं, बोलते हैं सर आप क्या करें, है ना, यहाँ तक तो सब आ जाता है। उसके बाद आपको थोड़ा बहुत जो रिलेशन ऊपर दे रखा है ना, ये वाली रिलेशन, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है कि इसमें क्या बोल रहा है कि देखो मुझे करना क्या, मुझे इस बीटा से छुटकारा पाना है ना। तो मुझे एक रिलेशन दे रखा है साइन स्क्वायर बीटा बराबर है। तो मेरे दिमाग में क्या आएगा कि अगर किसी भी तरफ कॉट स्क्वायर बीटा को मैं साइन स्क्वायर बीटा में ले जाऊं तो अपना काम बन जाएगा। फिर उसके जगह पर ये रिप्लेसमेंट हो जाएगा, फिर हम उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे क्या आ रहा है। तो इतना करने के लिए मुझे सबसे पहले मतलब साइन स्क्वायर बीटा में जाना है, तो कॉट स्क्वायर बीटा से हमने क्या किया, पहुंचा कॉसेक स्क्वायर। सबसे पहले कहां पहुंचेंगे, कॉसेक स्क्वायर पे, और फिर कॉसेक अगर पता हो गया तो साइन भी पता हो जाएगा बस। तो ये अपना टारगेट हो गया, लाइन ऑफ थिंकिंग, कि कॉट स्क्वायर बीटा को पहले कन्वर्ट करेंगे कॉसेक में, फिर कॉसेक को कन्वर्ट कर देंगे साइन में। अब कॉट स्क्वायर बीटा को कॉसेक में कब कन्वर्ट करते हैं, मतलब क्या रिलेशन, तो बहुत सिंपल रिलेशन आप लोग जानते भी होगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चे, कॉसेक स्क्वायर थीटा, जानते हो या नहीं। तो मैं पूछूं कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो आप बोलोगे सर कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर जिसको ये भी आइडेंटिटी नहीं पता है तो फिर तो उसको मैथ्स पढ़ना ही गड़बड़ है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, जैसे होता है ना 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, क्लास 10th से हम लोग पढ़ते हैं, 11 12th में तो पढ़ते ही है।
तो यहाँ से क्या आ गया, कॉट स्क्वायर थीटा हो गया ये। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो आपका डी है बच्चा, वो क्या है, 4 इंटू समथिंग है, कॉट स्क्वायर बीटा है। तो हमने क्या किया, इस कॉट स्क्वायर बीटा को क्या लिख दिया, बोलो भाई। इस कॉट स्क्वायर बीटा को हमने सबसे पहले लिखेंगे ये वाला फॉर्मूला, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, मतलब सॉरी कॉसेक, कॉसेक स्क्वायर बीटा माइनस 1। अब एक माइनस तो पहले से, तो हो जाएगा -2, है ना। तो बस ट्रिग्नोमेट्री लगा दिया और कुछ नहीं। फिर कॉसेक स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया, तो कॉसेक से फिर इसको साइन में ले जाएंगे, तो साइन में ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1 साइन स्क्वायर थीटा। क्यों, कॉसेक थीटा क्या होता है, 1 साइन थीटा। अरे जानते हो या नहीं, साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होता है। अगर ये भी नहीं पता तो क्या करो, कुछ मत करो, है ना। चलो पढ़ाई करो। 1 साइन स्क्वायर बीटा -2 है। अब साइन स्क्वायर बीटा तो मुझे पता है क्या है भाई, साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा, तो पुट कर लेते हैं। चलिए, तो यहां से क्या आ जाएगा, 4 इंटू 1 साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा, है ना, -2। यहां तक आई थिंक आप लोग पहुंच गए, तो बस पहुंच गए तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही साइन अल्फा और कॉस अल्फा एक साथ दिखे ना, तो आपको शायद ये सब चीजें इवन क्लास 12 के इंटीग्रेशन में तो बताते ही है ना, कि कहीं भी साइन अल्फा कॉस अल्फा अगर एक साथ दिख रहा है तो ट्राई करो इसको, अगर एक ट्रिग्नोमेट्री में लाना है तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो। उससे क्या होगा कि 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, कौन बताएगा, कोई भी बच्चा बता सकता है, 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा क्या लिख सकते हैं, sin 2 theta. साइन 2 थीटा। वेरी गुड, है ना, बहुत अच्छे। 2 साइन Sin 2 alpha. इंटू कॉस थीटा जो होता है बच्चे, वो होता है साइन 2 थीटा। तो थीटा की जगह अल्फा है, तो इसको हम क्या लिख लेंगे, साइन 2 अल्फा बाई 2, ये लिखते हैं। ठीक है, तो ये था अपना अप्रोच। इसी अप्रोच को यहाँ अप्लाई कर देंगे भाई। तो यहाँ पर कैसे अप्लाई करेंगे, तो देख लो क्या था आपका, हाँ ये डी है 4 इंटू दिस। अब नीचे है साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, तो हमने क्या किया, देखो हम ऐसा करेंगे, डी बराबर क्या, 4 इंटू, गुड सुमित, वेरी गुड, सही है आपका। तो 4 इंटू 1 क्या बच्चे, नीचे था साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा। तो अगर साइन स्क्वायर है, तुम ऐसे देखो, देखो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तब तो इसको हम साइन 2 थीटा लिख देते हैं, नो इशू। लेकिन अगर मान लो ऐसा मैंने दे दिया, 2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो इसको क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर 2 थीटा। क्यों, क्योंकि इसका भी स्क्वायर है, इस तीनों टर्म का स्क्वायर है, तो उससे क्या होगा, उसको तुम ऐसे लिख सकते हो। और ये क्या होता है, साइन 2 थीटा, इसका मतलब ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 2 थीटा। तो यहां भी वही करेंगे, क्योंकि यहां पर आप साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा देख रहे हो, तो हमने अपनी तरफ से क्या किया, एक 2 का स्क्वायर इसको मल्टीप्लाई कर दिया और ऊपर में भी कर दिया, ताकि बैलेंस रहे, है ना। तो अब क्या हो जाएगा, जैसे ही मैंने ये किया, 2 का स्क्वायर नीचे भी मल्टीप्लाई किया और ऊपर भी, तो बैलेंस हो गया। उसके बाद ये तीनों जो है ना आइडेंटिटी बन जाएगा। तो ये तीनों क्या आइडेंटिटी बनाएगा, आपको पता हो गया, ये बनाएगा साइन 2 अल्फा का होल स्क्वायर। तो उसको या तो साइन स्क्वायर 2 अल्फा लिखो, या फिर साइन 2 अल्फा का होल स्क्वायर लिखो, एक ही चीज, दोनों लिख सकते हो, या तो ऐसे लिखो। चलो ऊपर में क्या है, 2 का स्क्वायर क्या होता है बच्चे, 4 है, तो अब 1 की जगह 4 आ जाएगा। इधर क्या है, -2। अब हम कुछ डिजायर्ड फॉर्म में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, तो जा रहे हैं, है कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया इधर। या फिर तुम ऐसे भी सोच सकते हो, साइन के कंसेप्ट से ही सोच लो, है ना। कैसे सोचोगे, आप ऐसे देखो बच्चे, ये नीचे में क्या है, साइन 2 अल्फा का स्क्वायर है। तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्री, सबसे पहले तो साइन की बात कर लेते हैं, जो साइन थीटा होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, -1 से 1 में लाई करती है, अरे करती है या नहीं। तो अगर साइन थीटा की वैल्यू -1 to 1 में, तो साइन स्क्वायर थीटा कहां से कहां होता है, ये सबको पता है, 0 से 1 में होता है। अरे साइन स्क्वायर हो गया तो नेगेटिव वाला खत्म हो जाएगा, सिर्फ पॉजिटिव वाला बचेगा, है ना। तो यानी कि साइन 2 अल्फा, अच्छा साइन स्क्वायर थीटा
थीटा कुछ भी हो जाए, अल्फा हो जाए, 2 अल्फा हो जाए, 4 अल्फा, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो साइन 2 अल्फा है इसकी वैल्यू -1 से 1 में होगी, लेकिन स्क्वायर हो रहा है तो 0 से 1 में आ जाएगी। तो ये तो कंफर्म हो गया कि ये जो डिनोमिनेटर में जो आपका टर्म्स लिखा है, क्या साइन 2 अल्फा का टर्म, ये जो वैल्यू है बच्चा पार्टी, ये हमेशा 0 से 1 में लाई करेगी। या तो 0 होगा या फिर 1, 0 से 1, सॉरी 0 से 1 के बीच में कोई एक वैल्यू है ना। अब 0 से 1 में कोई भी वैल्यू होगी, अच्छा 0 तो ले नहीं सकते क्योंकि 0 लेंगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा, नीचे में 0 तो 0 पे हो गए। तो 0 से 1 में तो बड़ी से ये वैल्यू सबसे बड़ी क्या हो सकती है, 1। जब ये वैल्यू सबसे बड़ी 1 होगी तो ये 4 को डिवाइड करेगा तो 4 ही रहेगा, 4 - 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 2 × 4 8, मतलब पॉजिटिव आएगा, आएगा या नहीं। चलिए, तो एक चीज तो कंफर्म हो गया कि पॉजिटिव आएगा। अच्छा, अब एक बच्चा बोल सकता है कि सर 0 से 1 में तो बहुत सारी वैल्यू है। हाँ, तो 0 से 1 में तो बहुत सारी वैल्यूज है, मैं ये भी बोलता हूँ 0 से 1 में बहुत सारी वैल्यूज है, लेकिन आप कोई भी वैल्यू लो यहाँ नीचे में, है ना। तो जैसे लेट सपोज आप 0 से 1 में 1/2 ले लें, तो क्या आ जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 - 2 क्या हो जाएगा, 6, 6 4 जा क्या हो जाएगा, 20 पॉजिटिव। मतलब तुम ऐसे सोचो ना, तुम ज्यादा मत सोचो, तुम बस सिंपल तरीके से सोचो, है ना। तुमको बस ये पता चल गया कि ये वैल्यू 0 से 1 में है क्योंकि साइन 2 अल्फा है ना। तो आप बस इतना सोच लो, क्या जो मैं बता रहा हूँ, आप इतना सोचो, ये वैल्यू तुमको पता है 0 से 1 में। अच्छा, ये तो पॉजिटिव नंबर है। अब अगर डी को नेगेटिव होना है तो ये तो फिक्स है -2, ध्यान देना, ये तो -2 फिक्स है, मतलब ये पूरी वैल्यू को क्या होना पड़ेगा, 2 से छोटा होना पड़ेगा, 2 से छोटा, तभी ये नेगेटिव हो सकता है। लेट सपोज ये पूरी वैल्यू 1 हो गई, तो 1 जब होगी बच्चा तो 1 - 2 क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। मान लो कि ये पूरी वैल्यू 2 से छोटा कुछ भी ले लो, 1.5 ले लो, तो फिर भी क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। मतलब ये वैल्यू नेगेटिव तभी होगी जब ये 2 से छोटा हो। अब ये वैल्यू क्या 2 से छोटा हो सकता है, तो ये वैल्यू 2 से छोटा तभी होगा जब डिनोमिनेटर का टर्म्स 1 से बड़ा हो। क्यों, 1 से बड़ा नंबर लेंगे तभी तो 4 को डिवाइड करेंगे, तो उसकी वैल्यू 2 से छोटा पॉसिबल हो सकती है ना, 1 से बड़ा, क्योंकि 1 पे तो 4 हो रहा है। अब 1 से बड़ा लोगे, लेट सपोज आपने ले लिया 1.5, 1.5 से इसको डिवाइड करके देखो, या आपने 2 ले लिया, 1 से बड़ा 2 ले लिया, तो 2 लोगे तो 2 4 जा 2, हाँ 2 आ रहा, यानी कि 2 से बड़ा लेना पड़ेगा, इन शॉर्ट ये करो, 2 से बड़ा लेना पड़ेगा, जैसे 2.1 लोगे तो ये वैल्यू 2 से छोटा हो जाएगी। तो इसका मतलब नीचे वाले को 2 से बड़ा होना पड़ेगा। अरे भैया ये तो 1 से बड़ा ही नहीं हो सकता, 2 से बड़ा कैसे होगा, है ना। तो देखो, हमने आपको नई नई चीजें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं, कि नीचे वाली वैल्यू तो मैक्सिमम 1 जा सकती है। अच्छा, नीचे वाली वैल्यू मैक्सिमम अगर 1 जा सकती है, मतलब पूरी वैल्यू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर कभी भी 2 से छोटा तो होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर ये 2 से छोटा नहीं होगा तो मतलब ये पूरी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी, और हमेशा पॉजिटिव रहेगी तो इसका मतलब डी भी क्या होगा, पॉजिटिव ही रहेगा। समझ में आ गया। अच्छा, 0 भी नहीं हो सकता, क्यों, 0 होने के लिए इसको 2 होना पड़ेगा, 2 होने के लिए नीचे वाले को 2 होना पड़ेगा। अरे 4 बाई समथिंग को 2 होना है तो नीचे को 2 होना पड़ेगा, तब तो 2 2 जा 4 कैंसिल होगा, तो 0 भी नहीं होगा, यानी कि डी 0 से ग्रेटर ही आएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चों, रियल एंड डिस्टिंक्ट। देखो इतना एक्सप्लेन क्यों कर रहा हूं, देयर इज रीजन। पहला चीज, इसमें क्या क्या हमने सीखने को मिला कि हम कैसे एक चैप्टर में दूसरे चैप्टर का कंसेप्ट यूज करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एडवांस में मिलते हैं, खासकर आप देखोगे एडवांस के जो क्वेश्चन होते हैं, अगर थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है तो उसमें 2 3 चैप्टर का कंसेप्ट एक साथ वो यूज कराते हैं। जैसे यहाँ भी कुछ ऐसा देखने को मिला, क्या, एक तो था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, है ना, कि नेचर ऑफ रूट्स का कंसेप्ट, दूसरा कि हमको ट्रिग्नोमेट्रिक का भी कंसेप्ट यहाँ पर पता होना चाहिए, है ना, और तीसरा ये भी था कि जो एक जनरल कंसेप्ट होता है ना मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू का, वो भी पता होना चाहिए, है ना, क्या कि साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है ना। फिर ये पूरी वैल्यू मैक्सिमम कितना हो सकता है, मिनिमम कितना हो सकता है, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना, बहुत एक्सप्लेन हो गया। अब तुम सोच रहे हो सर आपने बोला था जेई का क्वेश्चन कराओगे, इसी कंसेप्ट का, तो करा दूंगा बच्चे, चलो करा देता हूँ। तो लिखिए क्वेश्चन फटाफट। तो जेई का क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन में लैंग्वेज होता है तो थोड़ा जल्दी लिखो, क्योंकि क्वेश्चन लिखने में ही टाइम वेस्ट हो जाता है। देखो ये आ रखा है जेई एडवांस 2015, मैं तुमको सिर्फ एडवांस ही करा रहा हूँ। वाह, मेंस के मेंस भी करा देता हूँ बीच बीच में, क्योंकि एडवांस मेंस तो अपने आप हो जाते हैं ऐसा नहीं है, सभी क्वेश्चन है जो रिलेवेंट होता है वो कराते हैं। लेट एस बी द, ठीक है, देखो लेट एस बी द सेट ऑफ, फटाफट लिखो, let S be the set of all non-zero real numbers, है ना, all non-zero real numbers, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, all non-zero real numbers A such that quadratic all non-zero numbers A such that the quadratic equation, उसने बोल दिया quadratic equation, the quadratic equation ax square minus x plus a बराबर 0 हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, उसने बोल दिया। क्वेश्चन को थोड़ा चेंज किया, अभी तक हम क्या कर रहे थे, इक्वेशन दे रखा था और उसमें पहचानना था कि इसके रियल इमेजिनरी इक्वल क्या रूट्स। अब उसने बोल दिया, आपको उल्टा दे दिया कि हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, उसने बोल दिया कि इसके दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं। बात को समझे या नहीं है। तब आगे बढ़ते हैं, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, अच्छा रूट्स का भी नाम उसने दे दिया कि एक x1 है और दूसरा x2 है, तो x1 x2 ही आपको लेना है, दूसरा नहीं ले सकते, ठीक है। उसने बोल दिया कि इस क्वाड्रेटिक के दो डिस्टिंक्ट और रियल रूट्स है और वो दोनों रूट्स है x1 और x2, ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन था। फिर आगे बोल रहा है सेटिस्फाइंग, मतलब जो x1 और x2 है ये सेटिस्फाई कर रहा है किसी इनइक्वालिटी को, क्या, तो लिखो satisfying the inequality x1 minus x2, x1 माइनस x2 का जो मॉड है ना बच्चा, ये आपका 1 से छोटा है, x1 माइनस x2 का जो मॉड है वो 1 से छोटा है। तो आपको बताना है which of the following intervals, है ना, which of the following intervals, which of the following intervals इज या आर, मतलब ये मल्टीपल चॉइस में आते हैं ना, एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट, तो इंटरवल्स इज आर अ सबसेट ऑफ एस, ठीक है। तो ऐसे चार ऑप्शन है, ऑप्शन लिख देता हूं मैं। पहला ऑप्शन है -1/2 से लेकर -1/√5, दूसरा ऑप्शन है 1/√5 से 0, तीसरा ऑप्शन है 0 से 1/√5, एंड चौथा ऑप्शन है 1/√5 से 1/5। ठीक है, चलो एक बार लिख लो क्वेश्चन आपको, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। क्या बोला, पहले एक बार क्वेश्चंस को देखते हैं क्या क्या बोलना चाह रहा है। अच्छा जी, सबसे पहला लेट एस, एस क्या है ना, कैपिटल एस, ये आपका एक सेट है। कैसा सेट है, ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स, मतलब सेट एस में जितने भी रियल नंबर्स है लेकिन सब क्या है, नॉन जीरो, मतलब जीरो को छोड़कर सारे रियल नंबर है, ठीक है। फिर आगे है नॉन जीरो रियल नंबर्स ए सच दैट, अच्छा इसमें नॉन जीरो रियल नंबर्स ए की बात कर रहा है, मतलब सेट ए में जो ए है एलिमेंट वो क्या है, नॉन जीरो रियल नंबर। फिर आगे बोला कि जो नॉन जीरो रियल नंबर सच दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका दो रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स है, और वो दोनों रूट्स है x1 और x2, जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है।
ये कौन सा कंडीशन है? x1 माइनस x2। अच्छा जी, x1 माइनस x2 मतलब क्या होता है? x1 क्या है? रूट्स है। x2 क्या है? रूट्स है। तो रूट्स का डिफरेंस उसने दे रखा है कि 1 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो दो चीजें उसने दे रखा है। पहला कि रूट्स जो है रियल एंड डिस्टिंक्ट है, दूसरा रूट्स का डिफरेंस 1 से छोटा है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट सही है। इसमें बताना विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल्स इज आर अ सबसेट ऑफ एस। सबसेट ऑफ एस का मतलब एस में क्या होगा? ए एलिमेंट है, और ए क्या है? एक नॉन जीरो रियल नंबर। तो ए की इसमें से कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यू है, ये आपको बताना है ना। तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहां से। पहला तो दो दो कंडीशन था, पहला कि रियल एंड डिस्टिंक्ट है, दूसरा डिफरेंस ऑफ रूट है। तो किसी भी क्वाड्रेटिक का, क्वाड्रेटिक क्या है एक बार लिख लो इधर, ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस ए। क्वाड्रेटिक है आपका ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस ए ग्रेटर सॉरी इक्वल टू जीरो। ये आपका क्वाड्रेटिक है। इस क्वाड्रेटिक के रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट होंगे बच्चा। तो रियल एंड डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है कि इसका जो डिस्क्रिमिनांट है वो क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन जीरो। तो चलो इसको सॉल्व करो। डी क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर, बी क्या है? -1, तो 1 ही हो जाएगा। -4ac, तो a की वैल्यू a ही है लेकिन c की भी वैल्यू a ही है। देखो देखो, तो 4ac ये हो गया। तो क्या आ गया? बी स्क्वायर -4ac बच्चा पार्टी। ये क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन जीरो। तो यहां से देखो सॉल्व करो। अब ये सिंपल इनइक्वलिटी का प्रॉब्लम हो गया जो हम बेसिक मैथ्स में कर चुके हैं। तो इसको कर लोगे आप लोग या मैं ही कर दो? चलो भाई मैं ही कर देता हूँ। 1 - 4a² ग्रेटर देन जीरो। इसमें माइनस कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा? 4a²। चलो 4 भी कॉमन ही ले लेते हैं सो दैट आपको इजी दिखे। तो -4 कॉमन ले लिया तो इससे क्या हो जाएगा? a² -1/4। अब ये ग्रेटर देन से लेस देन हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव है। फिर 1/4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/2 का है स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a + 1/2 इंटू a - 1/2। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व किया भाई, बताओ क्या आएगा? एक तो -1/2 है और एक है 1/2। प्लस माइनस प्लस, मुझे क्या चाहिए? फटाफट बोलो। लेस देन जीरो। लेस देन जीरो कहां से कहां? तो -1/2 से +1। ये आपका सॉल्यूशन है ना। तो जब डी पहला कंडीशन लगाया कि रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट है तो उसके अकॉर्डिंग ए की ये वैल्यू आई। ठीक है भाई। अच्छा, क्या यही आंसर होगा? तो नहीं, एक और कंडीशन है, ध्यान से देखो। क्या कि रूट्स का जो डिफरेंस है, मॉड बताया था ना, मॉड लेते हैं डिफरेंस में, तो वो 1 से छोटा है। तो कोई नहीं, चलिए देख लेते हैं। तो रूट्स का डिफरेंस मतलब x1 - x2, ये 1 से छोटा है। अच्छा, रूट्स का डिफरेंस का फॉर्मूला होता है, कौन बताएगा? फटाफट जल्दी बोलो। √d/a। वेरी गुड, है ना। तो देखो ये याद होना चाहिए बच्चों, है ना। मैंने बोला था ना, रूट्स का डिफरेंस अल्फा माइनस बीटा ये होता है √d/a। इसका मॉड ले लेते हैं। तो चलो यहां से क्या आ जाएगा बताओ? ये हो जाएगा √d/mod a, है ना। मॉड को अलग अलग भी कर सकते हैं, कोई इशू, है ना। तो ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे? √d है भाई। तो √d को सबसे पहले डी क्या आया था आपका? यही तो डी है, ये 1 - 4a², है ना। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि 1 - 4a², है ना, इसका मॉड अपॉन ए। मतलब ये पूरा का पूरा मॉड ना 1 से छोटा होना चाहिए, कहने का मतलब ये है इसका। तो ये तो मॉडुलस इनफिनिटी हो गई। देखो बेसिकली क्या है ना, जेई एडवांस के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें टॉपिक्स इन्वॉल्व होती है, एक टॉपिक से काम नहीं चलता है जनरली। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन सिर्फ मेंस में आते हैं, है ना। तो उससे क्या होता है, जैसे अभी आप तो कर रहे थे क्या, क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक का कंसेप्ट यूज किया, पहुंच गए इनइक्वालिटी में। सबसे पहले तो ये हो गया रेशनल इनइक्वालिटी, फिर रेशनल से पहुंच गए मॉडुलस में। तो ऐसे चीजें आएगी आपको, तो ध्यान में। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन आप कर चुके हैं, ये वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए, पूरी वैल्यू अंदर में जो लिखी है मॉड है। तो मैंने क्या बोला था आपको कि मॉड में पूरी वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए। जैसे मैंने ये सिखाया था आपको कि मॉड x 1 से छोटा है, तो x को कहां से कहां जाना पड़ेगा, याद करो।
है ना। अगर मॉड x 1 से छोटा है तो x को कहां से कहां जाना पड़ेगा? अरे x की वैल्यू अगर 1 से ज्यादा होगी तो मॉड 1 से ज्यादा हो जाएगा, तो ये नहीं चलेगा। x की वैल्यू -1 से छोटी होगी तो ये भी नहीं चलेगा, क्योंकि मॉड उसका 1 से ज्यादा हो जाएगा, है ना। ठीक है। फिर अब क्या बचा है कि -1 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू रखो, इसका मॉड 1 से छोटा हो जाएगा। और ये सिखा चुका हूं, मतलब -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, है ना। तो -1 से 1 के बीच में, तो जो ये पूरी वैल्यू है ना आपका, कहाँ गया भैया ये, तो इसने भी तो यही बोला है ना कि ये मॉड जो समथिंग है ये 1 से छोटा होना चाहिए। अब ये मॉड समथिंग 1 से छोटा होना चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ कि जो इसके अंदर लिखा हुआ चीज है ना, अंदर जो x है ये -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। मतलब हम ऐसा बोल देंगे कि दिस इंप्लाइज, मतलब जो इनइक्वालिटी है वो इंप्लाइज कर रहा है कि 1 -4a² अपॉन a की वैल्यू -1 से बड़ी होनी चाहिए और 1 से छोटी होनी चाहिए, है ना। -1 से 1 होनी चाहिए, ठीक है। तो बस कुछ नहीं, इनइक्वालिटी है तो सॉल्व कर ही लोगे, कर लोगे या नहीं। तो ऐसे इनइक्वालिटी तो आप सॉल्व कर ही चुके हैं, चाहो तो दोनों को अलग अलग कर लो, इसको और इसको, देख लो क्या आ रहा है। करेंगे भाई, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इस दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, 1 -4a² अपॉन a, ये क्या है ग्रेटर देन -1 है। तो क्या करते थे, -1 को इधर लाते थे तो 1 -4a², फिर एलसीएम लेते थे तो प्लस a हो जाएगा, फिर डिवाइडेड बाई a, दिस इज ग्रेटर देन 0, ये हो जाएगा। फिर इसको, ये तो ऊपर वाला क्या हो गया, a में क्वाड्रेटिक हो गया भाई, तो इसको सॉल्व कर लेंगे आप लोग या नहीं कर लेंगे। ए में क्वाड्रेटिक हो गया तो सबसे पहले तो इसका फैक्टर बनाएंगे। तो देखो चलो मैं ही करता हूँ एक क्वेश्चन, फिर दूसरा आप करना। यहाँ से क्या आ जाएगा 1, सबसे पहले तो माइनस कॉमन ले लिया और यूनिक्विटी चेंज कर दिया। तो माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 4a² माइनस ए -1 डिवाइडेड बाई ए, दिस इज लेस देन 0। अब बताओ यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा फैक्टर -4 है, तो -4 का फैक्टर क्या होगा, नहीं बन रहा तो फिर तो डिस्क्रिमिनेंट ही निकालना पड़ेगा आपको। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालो भाई, क्या आ रहा है, ये हो जाएगा b² मतलब 1 माइनस मतलब प्लस माइनस रूट अंडर 4ac, तो 1 समझ गया ना, -b प्लस माइनस रूट अंडर b² -4ac, तो ये 4 4 जा 16 हो जाएगा अपॉन a, a की वैल्यू 1। देखो चेक करो यही आएगा क्या, है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 प्लस माइनस रूट अंडर 17, तो डी की दो वैल्यू आ गई, तो वैसे ही रूट्स ले लो, एक हो जाएगा 1 प्लस रूट अंडर 17, एक हो जाएगा 1 माइनस रूट अंडर 17, ठीक है। फिर उसमें क्या बोल रहा है, लेस देन 0, एक जीरो ले लो, तो ऐसे 3 हो जाएगा 0, और फिर हो जाएगा एक 1 माइनस रूट 17, तो ये तो इधर आ जाएगा, और एक हो जाएगा 1 प्लस रूट 17, तो ये इधर आ जाएगा, मानते हैं। फिर इसको सॉल्व करना है आपको है कि नहीं बच्चे। तो यहाँ से आपको प्लस माइनस करके देख लो, लेस देन वाला लेना है तो प्लस माइनस, ठीक है। तो उसके बाद लेस देन मतलब ये दोनों लेना। अच्छा, तो ये सॉल्यूशन नहीं होगा, फिर आपको 1 से छोटा भी रखना है उसको। तो 1 से छोटा रखने के लिए आपको क्या करना होगा बताओ, फिर से इनइक्वालिटी सॉल्व करना, इस 1 को इधर लाओगे माइनस है तो फिर ऐसे सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो वहां से आपको फाइनली दिख जाएगा कि क्या क्या कॉमन आ रहा है, फिर जो सॉल्यूशन आएगा फिर उसमें आपको वो चीजें लगानी है। तो मैं चाहता हूं एक बार आप लोग ये टिप करो, चलो फिर आंसर पाते हैं, है ना। मैं ये वाला पार्ट तो कर ही दिया हूं, तो आप दूसरा वाला पार्ट करो, ये कि जब ये वैल्यू 1 से छोटी होगी तो क्या होगा, करो फटाफट बताओ क्या होगा। इनइक्वालिटी है ये आप जानते हो सॉल्व करना, तो कर ही लोगे।
चलिए ठीक है, ये आप करना। अच्छा, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक बहुत सारा देखो, ये मैं इसलिए बताया क्योंकि आपको इस टाइप से मैं कंसेप्ट बता चुका था इनइक्वालिटीज में, जब मॉडुलस इनइक्वालिटी करा रहा था, कि अगर आपको इस टाइप की चीजें दिखे, है ना, क्या था, मॉड रूट अंडर, अच्छा एक चीज तो हमने मिस ही कर दिया यार, देखो गलती हो गया, सॉरी सॉरी, तुम लोग बोला भी नहीं, रूट अंडर डी लेना था ना, मतलब इसका रूट होगा, ओ भाई मैं बोलूं इतना कैलकुलेटेड क्यों हो रहा है। अरे यार ये मैंने सिर्फ डी ले लिया ना, डी की वैल्यू है 1 - 4a², रूट अंडर डी लेना था ना। अच्छा हुआ दिख गया, तुम लोग बोलते भी नहीं, वाह, है ना, रूट अंडर डी बाई ए है ना। हाँ, तो ये तो फिर पूरा खत्म हो जाएगा, इतना इतना तो और इजी हो गया, देखो ये तो काफी इजी हो गया। तो रूट अंडर डी है, ये मॉड है, तो हम सीधा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। मेरी बात समझ रहे हो, देखो इतना भी नहीं करना पड़ेगा आपको, आप सिंपली क्या करो, ये रूट के अंदर है तो पॉजिटिव ही होगा, तो हम इसको लिख सकते हो रूट अंडर 1 - 4a²। ये मॉड ए उधर जाएगा, है ना, क्रॉस, अच्छा मॉड ए को मल्टीप्लाई, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों कर सकते हैं, क्योंकि नीचे मॉड ए है, तो मॉड क्या होता है, एक पॉजिटिव नंबर होता है, तो मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, तो ये क्या हो जाएगा मॉड ए। अब ऐसा करके फिर दोनों साइड स्क्वायर कर दो, उससे रूट खत्म हो जाएगा, इधर ए स्क्वायर, तो कितना इजी हो गया। तो स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 - 4a² लेस देन a², मॉड ए का स्क्वायर a² होता है। फिर क्या करेंगे, कुछ नहीं, इस a² को हम इधर ले आएंगे, तो क्या आ जाएगा, देखो 1 - 4a² - a² तो 4a² 5a² हो गया माइनस का, तो यहां से आ जाएगा 1 - 5a² <0। फिर माइनस कॉमन ले लेंगे तो 5a² - 1 <0, ये 5 है, ठीक है, क्योंकि इनफिनिटी चेंज हो जाएगा, तो फिर यहाँ से 5 कॉमन ले लेंगे तो a² - 1/5 <0। तो 1/5 का परफेक्ट स्क्वायर करेंगे तो 1/√5, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 + √5 इंटू, सॉरी a + √5 a - 1/√5, दिस इज ग्रेटर देन 0। लो, तो एक ही बार में आंसर आ गया, दो बार लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो यहाँ से -1/√5, यहाँ से +1/√5 आ गया बच्चों। तो यू कैन सी हेयर कि मुझे क्या चाहिए, प्लस माइनस प्लस ग्रेटर देन, मतलब पॉजिटिव वाला, तो इधर सॉल्यूशन होगा और इधर सॉल्यूशन। तो देखो ये दो कंडीशन है आपस में, एक कंडीशन का सॉल्यूशन ये आया -1/2 से 1/2, दूसरे कंडीशन जो लगाया उसका सॉल्यूशन ये आया, तो फाइनल सॉल्यूशन क्या होगा, दोनों का इंटरसेक्शन होगा। दोनों का इंटरसेक्शन का मतलब क्या, कि हम एक नंबर लाइन इंटरसेक्शन लेना सिखा चुका हूं। तो देखो एक क्या है, -1/√5, दूसरा 1/√5। फिर जो दूसरा ये बोल रहा है कि इससे इधर इधर लो, या फिर इससे दूसरा वाला सॉल्यूशन क्या बोला बच्चे, कि -1/2 से 1/2 में लो, तो -1/2 कहाँ होगा, इससे पहले होगा और इसके बाद होगा 1/2। क्यों, क्योंकि √5 ना 2 से बड़ा होता है, क्योंकि √4 2 होता है, तो √5 2 से बड़ा होता है, तो 2 से बड़ी वैल्यू को अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे, मतलब 1 को हम 2 से बड़ी वैल्यू से डिवाइड कर रहे हैं और 2 से कर रहे हैं, तो बड़ा कौन होगा, 1/2 होगा, इसीलिए 1/2 बाद में होगा, माइनस वाला पहले आएगा। मुझे क्या करना है, कॉमन लेना है, दोनों का दिख रहा है ना कॉमन, एक तो कॉमन यही हो गया, ये यहां से यहां और दूसरा यहां से, तो फाइनल आंसर हम लिख सकते हैं यहाँ से क्या, कि एक जो ए है, हमने ए निकाला था, तो ए बिलोंग करेगा, पहला तो यही हो गया -1/2 से -1/√5, और दूसरा क्या हो जाएगा, और ए बिलोंग करेगा 1/√5 से 1/2। तो देख लेते हैं ऑप्शन में क्या क्या है, वही आंसर हो जाएगा। तो एक तो पहला ही ऑप्शन हो गया, -1/2 से -1/√5, और एक ये हो गया 1/√5 से 1/2। ठीक है ना, तो काफी इजी क्वेश्चन था, है ना। इजी इसलिए था, देखो यहाँ पर क्या हुआ था ना, थोड़ा सा हमने रूट लेना भूल गया था, जिसके कारण उतना कैलकुलेशन लेंथी चला गया, क्योंकि यहाँ तो रूट अंडर डी है ना, हमने सिर्फ डी ले लिया था, इस चीज का ध्यान रखेंगे यहाँ। उसके बाद कुछ नहीं किया, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते थे, बिकॉज मॉड है, मॉड एक पॉजिटिव नंबर होता है, तो कर सकते हैं यहाँ पे, तो बस यहाँ से सॉल्व कर दिया, डन। चलिए
तो ये था बच्चे आपका जेई एडवांस का क्वेश्चन। अगर इसमें कोई डाउट हो तो फटाफट पूछो, नहीं तो अब आपको लेना है 15 मिनट का ब्रेक और फिर मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में, है कि नहीं? बोलो कोई दिक्कत है? हाँ डी आएगा, डी और ये दोनों आएगा। यहाँ पर देख लो भाई, दो आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि मल्टीपल करेक्ट है ना, एक से ज्यादा ऑप्शन होते हैं। ऐसे क्वेश्चन मेंस में नहीं आते, एडवांस में आते हैं। एडवांस का ही क्वेश्चन है, 2015 का है, ज्यादा पुराना भी नहीं है ना। क्लियर हुआ? ए और डी दोनों होंगे इसके आंसर। चलिए ठीक है बच्चों, तो यह था आपका नेचर रोबोट्स। अभी इसमें और भी कुछ पॉइंट बाकी है, वो मैं ब्रेक के बाद आपको बताता हूँ। ठीक है, चलिए बाय बाय, मिलते हैं 15 मिनट के ब्रेक के बाद।